संभल की हिंसा पर सियासत जारी, प्रशासन ने बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर लगाई रोक। डीजीपी ने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद ही मिलेगी एंट्री। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाला था। मकसद ये था कि स्थानीय लोगों से मिलकर रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे अखिलेश यादव को सौंपा जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। अपनी कमियों को छिपाने के लिए बाहरी लोगों को नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो रोक लगाए होंगे। आएंगे तो उनका जो षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि वो भी संभल जाएंगे और हिंसा में मारे गए लड़कों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों को। संभल में हालात अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन फिर भी किसी अनहोनी से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जल्द ही संभल दौरे पर जाएंगे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। राहुल आज ही संभल जाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका कार्यक्रम टल गया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों से संभल की घटना की पूरी जानकारी ली है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का संभल दौरा जल्द हो सकता है। जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। कब जाएंगे? कब जाएंगे? शायद कल या परसों, जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। संभल में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है, अनुरोध करूंगा कि कम से कम संभल में तो संविधान लागू करवाइए। जिस तरह से खुलेआम गोलियां मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं, संवेदना के एक शब्द नहीं। हाथरस कांड हो या लखीमपुर खीरी की घटना, राहुल गांधी यूपी की घटनाओं पर पहले भी काफी एक्टिव रहे हैं। वो तमाम जगहों पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलते रहे हैं। संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बनाया आरोपी नंबर 1। सांसद के पिता पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। एफआईआर में लिखा गया है कि जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को उकसाया और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। इसके अलावा आरोपी नंबर 2 के तौर पर सुहेल इकबाल का नाम है, जो सपा विधायक के बेटे हैं। एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूटे और उन्हीं हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। इस बीच संविधान दिवस पर संभल पुलिस का वीडियो भी आया, जिसमें पुलिसकर्मी संविधान की शपथ लेते हुए दिखाई दिए। कल पुलिस ने मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से भी पूछताछ की थी। अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। राज्यपाल से मिलकर सीएम शिंदे ने दिया पद से इस्तीफा। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार रहे मौजूद। अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे शिंदे। लेकिन असली सवाल तो यही है कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि महायुति में एक धड़ा शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने की आवाज उठा रहा है, तो बीजेपी के नेता फडणवीस के समर्थन में खड़े हैं। देखिए, कार्यकर्ता के मन की भावना ये है कि फिर से शिंदे साहब आएंगे। अनेक लोगों की भी इच्छा है। इस बीच वर्षा बंगले पर शिंदे के समर्थकों की भीड़ भी नजर आई। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों और पूर्व सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। महाराष्ट्र में तेज हुई सियासी हलचल। सूत्रों का बड़ा दावा, एकनाथ शिंदे कैंप ने अजीत पवार गुट से की सीक्रेट मीटिंग। सूत्र बता रहे हैं कि इस सीक्रेट मीटिंग में शिंदे के करीबी और अजीत पवार के करीबी शामिल थे। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में शिंदे गुट ने अजीत पवार गुट से मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन मांगा। शिवसेना शिंदे गुट के 57 विधायक हैं, जबकि अजीत गुट के पास 41 विधायकों का संख्या बल है। ऐसे में अगर अजीत पवार और शिंदे साथ खड़े हो जाते हैं तो महायुति के मुख्यमंत्री की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बीजेपी के कई नेता शिंदे गुट और अजीत पवार गुट से टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है और बीजेपी विधायकों की संख्या 132 है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए 13 विधायकों का साथ चाहिए, जो निर्दलीय मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को फिर हुआ ईवीएम पर शक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव। देश भर में कांग्रेस निकालेगी यात्रा। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। कहाँ खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। कांग्रेस की तरह ही शरद पवार की एनसीपी भी ईवीएम को हार का दोषी बता रही है। कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को
खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने एलन मस्क के उस बयान का हवाला दिया था जिसमें एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू। दिल्ली पहुंचकर हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिया न्योता। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया। खड़गे के आवास पर राहुल और प्रियंका भी मौजूद थे। शाम के वक्त हेमंत सोरेन केजरीवाल के घर भी पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया गया कि अखिलेश यादव भी 28 नवंबर को रांची पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने झारखंड चुनाव में 81 में से 56 सीटें जीती हैं और लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की, जबकि एनडीए को सिर्फ 24 सीट ही मिल पाई। संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने फिर उठाई जातीय जनगणना की मांग। तेलंगाना का दिया उदाहरण, कहा जातीय जनगणना से ही मिलेगी दलितों और पिछड़ों को हिस्सेदारी। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसके चलते वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत के जो 25 टॉप अरबपति हैं उनमें कोई दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का नहीं है। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो, मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। जबकि सच्चाई यह है कि देश के टॉप 5 अरबपतियों की सूची में ही HCL के प्रमुख शिव नादार आते हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं। लंबे वक्त के बाद एक साथ नजर आए राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। संसद की सेंट्रल हॉल में हुई मुलाकात। ये तस्वीर उस वक्त की है जब संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम खत्म हुआ। सेंट्रल हॉल से निकलते वक्त दोनों नेता करीब आए। इस दौरान सिंधिया ने राहुल को नमस्कार किया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई। तस्वीरों में दिख रहा है कि सिंधिया का एक हाथ राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है तो दूसरा हाथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी दोस्त माना जाता था, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिहार में आरक्षण की मांग पर सियासी उबाल। तेजस्वी यादव ने उठाई मांग, बीजेपी पर लगाया आरोप। 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर सदन के बाहर से अंदर तक खूब सियासी हंगामा हुआ। सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भी शक था कि बीजेपी के लोग कोर्ट जाकर बढ़ाई गई आरक्षण सीमा को रुकवाएंगे, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। कि जो संदेह नीतीश जी को था कि भाजपा के लोग जो है किसी न किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम सिन्हा ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना, बैठे प्रमाण जिम्मेदारी के पद पर बैठे संविधान के में शोभा नहीं देता है। महागठबंधन की सरकार में जातीय जनगणना हुई थी और आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था, जिस पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के पूरे हुए 12 साल। दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। सीएम आतिशी ने अन्ना हजारे का किया जिक्र। सीएम आतिशी ने कहा कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में बदलाव की शुरुआत की थी। संकल्प लिया कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस देश की राजनीति में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कई बार भगवान का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और झाड़ू चुनाव चिन्ह तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है, पूरे देश को साफ करो अब। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर फ्री वाली सुविधाएं गिनाई और दावा किया कि दिल्ली का जितना विकास उन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में झुग्गी पॉलिटिक्स। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता झुग्गी में बिताएंगे आज की रात आम आदमी पार्टी का पलटवार। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी और सांसद विधायक भी झुग्गियों में पहुंच चुके हैं।
सभी नेता अलग अलग बस्तियों में रात बिताएंगे। ऐसा लगता है जैसे सेवा बस्ती में जो निवासी हैं उनका दुरुपयोग करा है आम आदमी पार्टी सरकार ने। उधर आम आदमी पार्टी ने भी झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू किया। मनीष सिसोदिया जंगपुरा के मद्रासी कैंप पहुंच गए तो केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों का दर्द कभी समझ में नहीं आ सकता। उनको तो झुग्गी वालों के केवल प्लॉट दिखते हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर दिल्ली वालों के वोट काटने की साजिश कर रही है, जिससे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सके। फिर सुर्खियों में आई बाबा बागेश्वर की पद यात्रा। झांसी में धीरेन्द्र शास्त्री पर फेंका गया मोबाइल। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से मंदिर जाने की अपील कर रहे थे, तभी फूलों के साथ एक मोबाइल आकर उनके चेहरे पर लग गया। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको। मोबाइल हमें मिल गया है। चेहरे पर मोबाइल लगने के बाद बाबा बागेश्वर गाल रगड़ते हुए नजर आए। हालांकि बाद में पता चला कि एक समर्थक ने फूल के साथ गलती से मोबाइल भी फेंक दिया, जो कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लग गया। बाद में उस शख्स को उसका मोबाइल लौटा दिया गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को दोस्त ने गिफ्ट की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार। पप्पू यादव के दोस्त ने कल रात ही विदेश से मंगाई है ये कार। ये है बैलिस्टिक ग्लास से लैस वो लैंड क्रूजर कार जिस पर 500 राउंड गोलियों का भी असर नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चर से लेकर ग्रेनेड तक इस कार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके टायर पर भी बुलेट का असर नहीं होता। इसके अलावा कार के भीतर और बाहर बॉडी पर बैलिस्टिक लेयर लगाया गया है। पप्पू यादव को विदेश से लाकर उनके एक दोस्त ने ये कार गिफ्ट की है। 15 दिनों के अंदर इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी सुरक्षित है। हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से करीबन 1.5 दर्जन धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके बाद उनके दोस्त ने उन्हें ये बुलेट प्रूफ कार गिफ्ट की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर फिर एक बार बड़ी हलचल। किसान नेता दलेवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जगजीत सिंह दलेवाल ने मंगलवार से आमरण अनशन का ऐलान किया था, जबकि बाकी नेताओं ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों से जुटने की अपील की थी। पुलिस को मामला बिगड़ने का अंदेशा हुआ और दलेवाल को आधी रात को ही गिरफ्तार किया गया और सेहत का हवाला देते हुए उन्हें लुधियाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। शंभू बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से किसान धरना दे रहे हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का किसानों ने ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में किसानों का हंगामा। खाद न मिलने पर एसडीएम और मंडी सचिव पर किया पथराव। बाल बाल बचे अधिकारी और कर्मचारी। डीएपी खाद को लेकर मारामारी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आई हैं। राठ कस्बे की नवीन गल्ला मंडी में बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंच गए, लेकिन खाद कम पड़ गई। फिर क्या था, हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने पीसीएफ केंद्र पर धावा बोल दिया। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दिखे। खाद के लिए लाइन में लगे एक महिला किसान और पुरुष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। गेहूं की बुआई का समय आ चुका है, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली है, लिहाजा किसानों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दिल दहलाने वाली घटना। सड़क किनारे खड़े लोगों को एसयूवी ने मारी टक्कर। एक की मौत, 4 लोग हुए घायल। सड़क के किनारे खड़े कुछ लोग बाइक पर बैठकर बात कर रहे हैं तो कुछ मोबाइल चलाने में बिजी है। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और इन लोगों को रोनते हुए सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार से टकरा जाती है। हादसे का शिकार हुए कुछ लोग तो उठकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को सामने से टक्कर लगी उसमें से एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार चलाने वाला शख्स नशे में था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में मशहूर गायक बादशाह के रेस्टोरेंट के बाहर धमाका होने से सनसनी फैल गई। लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ। सुबह 3:11 का वक्त रास्ते पर खड़ा चादर ओढ़े एक शख्स बम फेंकता है, धुआं उठता है और वो फरार हो जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज रैपर बादशाह के क्लब सेविले बार एंड लॉन्ज के बाहर की हैं,
जहां शख्स बम फेंकता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुए धमाके से कांच टूटे, किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बम ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। पुलिस और सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। 3:25 में कॉल आई हुई है कंट्रोल रूम में। उसके बाद हमारा ईओ इधर आता है, वो आके देखता है तो यहाँ शीशे टूटे हुए। नाउ वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। इन धमाकों की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने ली है। सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रोटेक्शन मनी नहीं देने पर कान खोलने के लिए ये धमाके किए। मध्य प्रदेश के मुरैना में मकान में जोरदार धमाका। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, घायलों का इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी। धमाका इतना तेज था कि पल भर में मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे 4 महिलाओं के शवों को निकाला जा चुका है। एक ब्लास्ट की सूचना मिली और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि मकान में अवैध तौर पर पटाखे रखे हुए थे। फिलहाल मौके पर एसएफएल टीम ने कुछ महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट का बड़ा फैसला, अपग्रेड होंगे सभी पैन कार्ड। नए पैन कार्ड में लगेगा क्यूआर कोड। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि पुराने पैन कार्ड का क्या होगा। तो ये जान लीजिए, आपको सिर्फ अपना पुराना पैन कार्ड अपडेट करना होगा, जिसे केंद्र सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराने वाली है। पैन कार्ड आपका चलता रहेगा, नंबर चेंज होने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी नया होगा या जो भी अपग्रेडेशन होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। अपग्रेडेशन के लिए सरकार ने बकायदा 1435 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। नए पैन कार्ड में क्यूआर कार्ड होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। पैन कार्ड को अपग्रेड करने का मकसद सेवाओं को तेज और बेहतर बनाना है, ताकि टैक्स पेयर को आसानी हो सके। 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के घर जश्न का माहौल। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन में वैभव पर खेला है दांव। बिहार के समस्तीपुर में वैभव सूर्यवंशी के घर मिठाइयां बट रही हैं, केक कट रहा है, आतिशबाजी हो रही है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था और राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। अब अगर वैभव को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो वैभव कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के खिलाफ अपना जलवा बिखेरेंगे।